डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम 3 रेशियोज के बारे में बात करेंगे। पीबी रेशियो, आरओई और पीईजी। इन 3 रेशियोज के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जो 2 रेशियो हैं, ईपीएस के बारे में और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीबी रेशियो के बारे में। जैसा कि नाम से ही है पीबी रेशियो, इसका मतलब जैसे हमने पीई रेशियो में आपको बताया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि प्राइस आपकी अर्निंग के कितने गुना है। मैंने कहा अगर पीई रेशियो है 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए कमाने के लिए अगर आप कंपनी से 1 रुपए की कमाई चाहते हैं तो आपको कंपनी को 10 गुना रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि अगर कंपनी की ईपीएस 1 है तो उसका मार्केट प्राइस कितना है, 10 रुपए। अर्निंग टू प्राइस रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, समझ गए ना, अर्निंग के कंपैरिजन में प्राइस कितना है, तो ये गुना में निकलता है टाइम्स में, इतने गुना, इतने गुना। तो अगला आ जाता है हमारा प्राइस टू बुक रेशियो, यानी कि कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे इसको हम निकालते हैं प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब आपके दिल में 2 चीज आएगी, सर प्राइस क्या है। प्राइस का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स, प्राइस का मतलब हो गया करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। किसी भी शेयर का आज के दिन जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो उसका करंट मार्केट प्राइस है। लाइक मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज खोल ली मैंने, तो ये जो 2316 रुपए है, ये रिलायंस का क्या है, करंट मार्केट प्राइस है। अब हम बात करते हैं कि जो बुक वैल्यू होती है वो क्या होती है किसी भी शेयर की। सो अभी हम बात करते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या हो गया, बुक वैल्यू पर शेयर हो गया टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। इसका मतलब समझिए बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू का मतलब ये हो गया कि कंपनी के पास जितनी असेट्स है उन सभी को बेच दो और कंपनी की जितनी लायबिलिटीज है उन सभी को पे कर दो, तो जो पैसा बच गया वो क्या है, बुक वैल्यू है, वो शेयर होल्डर का पैसा है। उसी को ही हम वर्थ बोल लेते हैं, उसी को ही हम बुक वैल्यू बोल लेते हैं, वो सभी एक ही चीज है। बात समझ में आ गई। यानी टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। यानी मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका आज समापन हो रहा है, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है। एक्स लिमिटेड कंपनी की टोटल असेट्स थी 150 करोड़ रुपए और टोटल लायबिलिटीज थी 100 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ रुपए बच गए, ये किसके हैं, ये शेयर होल्डर के हैं। और मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 10 करोड़ है, तो एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितने रुपए की असेट्स आएगी, 5 रुपए की असेट्स आएगी। तो 5 रुपए उस शेयर की बुक वैल्यू है। तो जो प्राइस टू पीबी रेशियो है, पीबी रेशियो हमें क्या बताता है, पीबी रेशियो हमें बताता है कि हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं बुक वैल्यू की कंपैरिजन में। बात में हमारी नहीं आ रही है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी बुक वैल्यू पर शेयर तो है 20 रुपए और अभी उसका मार्केट प्राइस पर शेयर है 40 रुपए। यानी जब आप ये 40 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो आपकी कंपनी की सारी लायबिलिटीज चुकाने के बाद 20 रुपए की संपत्ति में हिस्सेदारी बनेगी। यानी आप कहीं ना कहीं 2 गुना प्रीमियम पे कर रहे हैं कंपनी को। समझ में आ गई नहीं आ गई। जो हमारा इससे पहले रेशियो था प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो में हम ये देखते थे कि अर्निंग यानी ईपीएस की कंपैरिजन में करंट प्राइस कितना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं
बुक वैल्यू की कंपैरिजन में करंट प्राइस कितना है। बात समझ में आ गई। तो जो हमारा पीवी रेशो है, अगर ये कम है, कंपैरेटिवली लो है या कम है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो असेट्स है वो अंडर वैल्यूड है। और जो भी एक इन्वेस्टर होता है वो हमेशा अंडर वैल्यूड असेट्स को देखता है ताकि उसको बाय कर सके। और जो भी अगर ये मान लीजिए ये हाई है, पीवी रेशो काफी हाई है यानी काफी ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि असेट्स कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब एक्चुअली में नहीं है, वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा कम हो जाए यानी एक के आसपास हो जाए, तो इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, कोई भी आदमी उसको प्रीमियम पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव साइन कंपनी के लिए नहीं होता है। तो पीबी रेशो का मतलब क्या हो गया, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए पीबी रेशो किसी कंपनी का 6 है, तो इसका मतलब 6 गुना पैसा आप दे रहे हैं उस जितना आपको उसमें असेट्स में हिस्सेदारी मिलेगी। तो मैं किसी कंपनी के डेटा पे आपको लेके चलता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर निकाल रखे हैं। तो इसके मैं वैल्यूएशन में देखूंगा कि इसका पीवी रेशो कितना है। तो देखिए प्राइस टू बुक रेशो कितना है इसका, 3.42। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी बुक वैल्यू है, अगर रिलायंस की आज सारी लाइबिलिटी पे कर दी जाए और सारी असेट्स को बेच दिया जाए, तो भी एक शेयर होल्डर के हिस्से में 679 679 रुपए आते हैं। और इस 679 पे क्लेम करने के लिए आपको आज 2317 रुपए देने पड़ेंगे। तो जो प्राइस टू बुक रेशियो है ये 3.42 है। 3.42 प्राइस टू बुक रेशियो एक अच्छा रेशियो माना जाता है। यानी आप समझ लीजिए, अगर मैं एक, देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक समझ लीजिए एनालिसिस करने के लिए है। बेसिक एनालिसिस के आप ये समझ लीजिए कि अगर प्राइस टू बुक रेशियो 3 से 6 के बीच में है, तो उसको एक अच्छा पीबी रेशियो माना जा सकता है। यानी कि जो अगर 3 से 6 के बीच में हो, तो मान लीजिए मैं किसी और कंपनी का भी प्राइस टू बुक रेशियो एक बार देख लेते हैं हम। लेट्स सपोज मैंने एक कंपनी खोली सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 38 रुपए में इसका एक शेयर बिक रहा है और इसका पीबी रेशियो कितना है, 0.40। तो क्या मैं ये कहूं कि कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, शेयर फटाफट खरीद लेना चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर है, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशो बहुत कम है और आप देखेंगे पीई रेशो इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा है। तो शेयर कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है और इसमें ग्रोथ के पोटेंशियल उतने नहीं है। 9 रुपए की, 1 रुपए की कमाई के लिए आपको 23 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं लगभग। तो ये इंडस्ट्री पीई से भी बहुत ज्यादा है। तो यानी सेल का शेयर कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। तो ये था प्राइस टू बुक रेशियो। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो प्राइस टू बुक रेशियो में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग के कंपैरिजन में आपको कितने गुना प्राइस देना पड़ रहा है। प्राइस टू बुक, बुक वैल्यू की कंपैरिजन में आपको कितना गुना प्राइस देना पड़ रहा है। तो अगर आप समझ लीजिए 2 से भी कम है या 1 से भी कम है, तो यानी कहीं ना कहीं कंपनी में ग्रोथ के पोटेंशियल कम है। बात समझ में आ गई आप लोगों के। अगला जो रेशियो है हमारा, नेक्स्ट रेशियो जो है हमारा, वो है आरओई। आरओई को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, या रिटर्न ऑन नेट वर्थ। यानी जितनी कंपनी की वर्थ है उसके कंपैरिजन में कंपनी कितना रिटर्न ले रही है। तो आरओई का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आरओई का फॉर्मूला बन जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। वैसे ये फॉर्मूले आपको कभी भी
जो पीवी रेशियो मैंने बताया, जैसे पीवी रेशियो मैंने आपको बताया था। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला ये होता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। लेकिन ये आपको कभी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे सीधा आप लोगों को दिख जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, हाई रहनी चाहिए। और आप अगर उसको प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो वो इंक्रीज करती रहनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, अलग अलग कंपनियों की रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे हैं, तो उस बारे में एक बार हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल जो कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके मैं फाइनेंशियल्स में जाता हूँ और फाइनेंशियल्स में जाके रेशियोज में मैं चला जाता हूँ। रेशियोज में हम लोग यहां पर चेक करेंगे, रेशियोज में हम लोग यहां पर चेक करेंगे सबसे पहले आरओई। तो आरओई आपको कहां मिल जाएगा? आरओई देखो आपको यहां मिलेगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ या इक्विटी। बेटा नेटवर्थ, इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, बुक वैल्यू सब एक ही चीज होती है। तो आरओई इंक्रीज होता होना चाहिए। तो आप देखिए 16, 17, 18, 19, 20, तो क्या इस कंपनी का आरओई इंक्रीज हो रहा है? यस सर, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन एक टाइम में नेगेटिव में था, तो नेगेटिव से मुश्किलों से पॉजिटिव में आया है। बात समझ में आ रही है? तो आरओई हम देखेंगे, आरओई आपको इंक्रीज करता हुआ मिलना चाहिए, यानी कि आरओई कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग स्टेज पे होना चाहिए। अभी हम एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज का आरओई चेक करते हैं। यहाँ पे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओपन करता हूँ, इधर से हम गए उसके फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल्स के बाद रेशियोज में, और रेशियोज यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के आ गए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पे आप देखेंगे आरओई, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये आप देखेंगे ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन में ही है। तो आरओई के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ज्यादा अच्छी प्लेयर नहीं है, पर इसके और फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। तो हम शुरू से एनालिसिस करते हुए आएंगे। देखो हम बैलेंस शीट को देखेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, हम अदर रेशियोज को देखेंगे, ईपीएस को देखेंगे, पीई को देखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। एक और बात, आरओई, पीबी रेशियो प्लस आरओई, ये दोनों मिलके आपको ये बता सकते हैं कौन सी फर्म मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है। मल्टी बैगर फर्म कौन सी होती है? मल्टी बैगर फर्म वो होती है जिसके शेयर प्राइस नियर फ्यूचर में 2 टाइम्स 3 टाइम्स आगे बढ़ सकते हैं, 2 गुना 3 गुना आगे हो सकते हैं। तो उन फर्म्स को हम बोलते हैं मल्टी बैगर फर्म्स। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है, मतलब कि क्या चीज है, किसी फर्म का अगर आरओई लगातार इंक्रीज कर रहा हो और उस फर्म का जो पीबी रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो, वो या तो कम हो रहा हो या कांस्टेंट हो या इंक्रीज बहुत लोअर रेट से हो रहा हो, विद लोअर रेट, तो उस फर्म के नियर फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ध्यान रखें, हम दो चीज कंपैरिजन करेंगे, आरओई इंक्रीज कर रहा हो और पीबी इंक्रीज ना कर रहा हो, तो वो फर्म के शेयर को हमें भाग कर ले लेना चाहिए। ऐसा शेयर निकट भविष्य में 2 गुना 3 गुना हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक कंपनी का शेयर, वैसे तो जो ये नई नई कंपनियां होती हैं उनमें पोटेंशियल ज्यादा होते हैं, उनमें इस चांसेस ज्यादा, जैसे मान लीजिए इसका मैं हीरो मोटो को कई बार देखता हूं। तो हम यहाँ पे रेशियोज में जाएंगे और रेशियोज में जाके अभी हम सबसे पहले देखेंगे क्या इसका आरओ इंक्रीज कर रहा है लगातार, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी इसका इंक्रीज नहीं कर रहा, तो पहला पैरामीटर हमारा फेल हो गया। दूसरा हम देखते हैं जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है, पीबी रेशियो, ये कांस्टेंट है, कम हो रहा है? ये देखो कम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन
नेट वर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज नहीं कर रहा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है। हम किसी और को लेते हैं, IRCTC। 1300 रुपए में इसका शेयर जो है ट्रेंड कर रहा है, पर ये कंपनी नई ही बनी है, इस वजह से हमें इसके रेशियोज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। है भाई, तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ के आप बात देखेंगे तो ये भी कोई कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा है। और अगला अगर मैं पीबी रेशो देखूं तो अभी 0.000 था और यहाँ पे 11.84 है, तो ये भी उस तरह की नहीं है। तो आपको कुछ कंपनियां ऐसी देखनी है जिनका आप ईयर बाय ईयर देखें तो कंपनियां का जो ROE है वो इंक्रीज करता रहे और जो पीवी रेशियो है वो कांस्टेंट रहे या इंक्रीज ना करे, ऐसी फॉर्म मल्टी बैगर बन जाते हैं, तो इनको हम स्टार रेटिंग कर सकते हैं। ऐसी फॉर्म को आपको शेयर तुरंत खरीद लेना चाहिए, उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल काफी ज्यादा होती है। प्यारे दोस्तों, जो हमारे सामने हमारा तीसरा रेशियो है वो था PEG रेशियो। इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। प्यारे बच्चों, ये पीई रेशियो का ही नेक्स्ट वर्जन है। आप समझ ले पीई 2.0 हो गया ये। हमने पीई रेशियो पढ़ा था तो हमें पता चला था कि आज मान लीजिए, जैसे मैं आपको इस पे लेके चलता हूं, आज IRCTC का शेयर है 1362 का, और इसका जो EPS है, एक मिनट हम यहां सर्च कर लेते हैं। IRCTC का शेयर चल रहा है 1362 पर, और इसके वैल्यूएशंस में हम जाते हैं। चार्ट, टेक्निकल चार्ट, वैल्यूएशन ये रहा। तो इसका जो पीई रेशियो है वो है 50.68, यानी कि 26 रुपए की अर्निंग, और इस 26 रुपए की अर्निंग पे आपको अपना हिस्सा लेने के लिए 1362 रुपए फिलहाल खर्च करने पड़ेंगे, यानी इतने रुपए का प्रीमियम देना पड़ रहा है आप लोगों को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी हर साल आपको 26 रुपए मिलेंगे और उसके लिए आपको 1362 रुपए देने पड़ेंगे। तो कितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा ये हमें बताता है पीई रेशियो। यहां पे हम बात कर रहे हैं प्राइस टू ग्रोथ रेशियो की, तो ये कैसे निकलता है? तो पीईजी रेशियो हमारा निकलता है पीई रेशियो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट, एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट। अब मान लीजिए अगर जो ये पीईजी रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ? पीईजी रेशियो का मतलब ये हुआ कि जितना आप प्रीमियम दे रहे हैं, जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में भी हमें उतनी कमाई मिलती रहेगी? अगर ये आ जाए इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो फेयर वैल्यूड है, यानी कि 100 रुपए के स्टॉक की वैल्यू भी 100 ही रुपए है। आप ले या मत ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 1 से कम है, 1 से कम, यानी मान लीजिए 0.6, 0.7, 0.5, 0.79,
इस तरह से कुछ है, तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदना हम सबका सपना होता है, जो आगे जाके उसका प्राइस बढ़ जाए। और अगर ये एक से ज्यादा है, अधिक है, लाइक 1.5, 1.7, 1.8 एक्सेट्रा, तो जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कैसा वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। बात समझ में आई? तो अब बात यह है कि सर इसको हम निकालते कैसे हैं, पीईजी रेशियो को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो देखो पीई रेशियो तो आपको मिल ही जाता है। अगला है एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट। देखिए, मान लीजिए मैं एक नई कंपनी लेता हूं, मैंने ले ली अशोक लेलैंड। ये एक मिड कैप कंपनी है अशोक लेलैंड, 78 पे इसका शेयर कर रहा है। मैं इसके फाइनेंशियल्स में जाऊंगा, रेशियोज में जाऊंगा, और अब मैं यहां से देखूंगा कि अशोक लेलैंड्स की ईपीएस की ग्रोथ रेट कितनी है। तो, तो यहां से आप निकाल लीजिए, 3 साल का भी निकाल सकते हैं, 4 साल का भी आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रोथ रेट निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक एक्सेल शीट दे दूंगा, उसमें आपको सिर्फ ये रखने हैं, तो ग्रोथ रेट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां से आपके पास एक एस्टिमेटेड ईपीएस की जो जो ग्रोथ रेट है आपको मिल जाएगी। पीई रेशियो जो है वो आपको गिवन ही मिलेगा, पीई के नीचे एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट आप रख देंगे, और उसके बाद जो शेयर की वैल्यू आएगी उस शेयर को हम अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड मान सकते हैं। वैसे ऑन एन एवरेज में ये बात माना जाता है कि लार्ज कैप इंडस्ट्री में जो एक सही ग्रोथ रहती है ईपीएस की, वो एनुअली लगभग 15% को बहुत अच्छा माना जाता है, 10% यानी मतलब ठीक ठाक है। मिड कैप में 40% ग्रोथ रेट अच्छी है, एवरेज 20% के आसपास है। स्मॉल कैप में 100% ग्रोथ रेट गुड है, और एवरेज ग्रोथ रेट 40% के आसपास है। तो ये कैपिटलाइजेशन के बेस पे भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइज आज हम लोगों ने जो शेयर पढ़े हैं, जो रेशियोज पढ़े हैं, सबसे पहला हमने पीबी रेशियो पढ़ा, प्राइस टू बुक रेशियो, जो हमें बताता है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस कितना ज्यादा प्रीमियम हमें पे करना है। उसके बाद हमने पढ़ा रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन नेटवर्थ। हमने देखा कि पीबी रेशियो 3 से 6 की रेंज के बीच में सही माना जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान है कि लगभग इसके बीच में होना चाहिए। पीबी रेशो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब शेयर ओवर वैल्यूड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है, तो कहीं कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बढ़ता रहना चाहिए। हमने देखा जिस स्टॉक का आरओसी अगर इंक्रीज होने की कंडीशन में लगातार और पीबी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसके मल्टी बैगर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। वो फर्म अच्छी है, उसे आप स्टार दे दीजिए। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग ऐसी फर्म ढूंढने की कोशिश करो जिनका पीबी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, आरओई इंक्रीज कर रहा है, पीबी इंक्रीज नहीं कर रहा। उसके बाद हमने पढ़ा पीईजी, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। इसको निकाला जाता है पीई रेशियो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट, कि जो हमारी ईपीएस की ग्रोथ रेट है उसको डिवाइड कर देते हैं हम प्राइस अर्निंग से। अगर ये लगभग 1 के बराबर हो तो उसको फेयर वैल्यूड कहते हैं, 1 से ज्यादा हो तो ओवर वैल्यूड, 1 से कम हो तो अंडर वैल्यूड। तो हमें देखना होता है 1 से कम किन किन का है, उन शेयर को हमें परचेज करना चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप आपके लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।